bir tanecik. Annemi öldürecek. Şems ablayı öldürecek. Emir Selahattin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सलाउद्दीन खलील के साथ बालिन के लिए खाना लेकर आते हैं तो बालिन कहता है मरते वक्त मेरा पेट भरा हुआ है ये जानकर तुम्हें खुशी होगी, मगर मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो, तो तुम खुल्लम खुल्ला जंग शुरू कर रहे हो। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था तुम लोगों ने जंग शुरू की है। तो बालिन कहता है फिर वो सब बातें माजी में कुछ और अब मिस्र, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमको इन जगहों पर रहने का कोई हक ही नहीं। तो सलाउद्दीन कहते हैं कि तुम लोगों का वाहिद मकसद मुकद्दस जगहों पर सुकून से रहना होता, मगर अफसोस के साथ ऐसा नहीं है। तुम लोगों ने अमन की जगह पर लोगों का कत्ले आम किया और सबसे बुरा ये कि खून और सोने को दौलत में बदल दिया, इसलिए तुम मिस्र का अब मुतालबा करते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजी फाजिल अपने सामने आने वाले हर शख्स को धक्का देकर भाग रहे होते हैं। जौहर भी सिपाहियों के हमरा काजी फाजिल का पीछा कर रहा था। एक तरफ बालन सलाउद्दीन से कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि कुछ की बादशाहत कसूरवार नहीं है, ना ही मैं ऐसा कहूँगा। तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो सिर्फ माले गनीमत के लिए लड़े? तो सलाउद्दीन कहते हैं यकीनन हम लड़ते हैं, मगर अभी हम किसी और बारे में बात कर रहे हैं। सलेबियों ने सदियों से अपनी लामतनाही लालच के साथ कुछ की सरजमीन पर हमला किया। तो बालन कहता है ये वही है जो सूखे रास्ते पर चलते हैं, और तुम कौन हो? कुछ के नाम पर तुम पाक सरजमीन से हमें निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो सलाउद्दीन कहते हैं एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर पत्थर पर रख कर लेट गए। जब वो एक दिलकश ख्वाब देख रहे थे तो अचानक शैतान ने उन्हें जगा कर पूछा, ए ईसा, आप कहते हैं कि फानी दुनिया है और आपको चीज़ों की ख्वाहिश नहीं है, तो ये पत्थर भी फानी दुनिया से ही ताल्लुक रखता है, क्या ऐसा नहीं है? तो हजरत ईसा उठ गए और वो पत्थर शैतान की जानिब फेंका और उसे कहा कि क्या आप पत्थर और दुनिया दोनों को हासिल कर सकते हैं? हम मुसलमान सदियों से शैतान को शर्मसार कर रहे हैं। तुमने वो पत्थर पकड़ा है जब तुमने बरसों पहले एबलिन छोड़ा था, लेकिन तुम फेंकने की जसारत ना कर सके। इंशाल्लाह एक दिन तुम में ये हिम्मत भी होगी बालिन, अब खाना खाओ। वहीं हम देखते हैं कि काजी फाजिल का पीछा जौहर कर रहा होता है और काफी देर भागने के बाद काजी फाजिल आखिरकार रुक जाते हैं। जौहर भी सिपाहियों के साथ उन तक आन पहुंचता है और कहता है देखो काजी फाजिल, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें समझ नहीं आ रही? तो काजी फाजिल कहते हैं अपने सिपाहियों से कहो कि मुझे आकर पकड़ लें। वहीं हम देखते हैं कि मैला शदीद गुस्से में कहती है लानत हो जमशेद, सब कुछ बर्बाद हो गया है। सलाउद्दीन जानता है कि मैं कौन हूँ, अगर वो ना जानता होता तो मुझे चारे के तौर से इस्तेमाल ना करता। हमसे कहीं गलती हुई है, लेकिन कहाँ पर? इसी लम्हे शमसा दुकान में दाखिल होती है तो मैला उससे पूछती है क्या आपको इतर पसंद नहीं आया? तो शमसा कहती है नहीं, इतर तो बहुत असर अंगेज था, जब हमने लगाया तो पूरे कायरा में फैल गया। एक तरफ जौहर के हुक्म पर सिपाही काजी फाजिल की जानिब बढ़ते हैं तो काजी फाजिल सिपाही को इशारा करके कहते हैं कि तुम खालिद हो, मुझे वाज़े तौर से याद है जब आप महल के मुहाफिजों में शामिल हुए थे और हमने खुद ही आपके लिए दस्तावेजात लिखे थे। फिर इसी तरीके से मीकाइल को कहते हैं कि मीकाइल, तुम्हारे बाप ने मुझसे मिन्नत की कि मैं तुम्हें महल में मुकर्रर कर दूं, लेकिन वजीर ने इसके लिए ना की, मगर मैंने फिर भी तुम्हारी मदद की। और आप लोगों को क्या वाकई ये बताना होगा कि मैंने आप सब लोगों के लिए क्या क्या किया है? मैंने मिस्र की हिफाजत अपने हाथों से तुम लोगों को सौंप दी, अपने तख्त और अपने वकार की हिफाजत करने वाला एक ऐसा वजीर जो सलेबियों के साथ ताउन करता है और अपने मुसलमान भाइयों को बेच देता है और इस पर कभी शर्मिंदा भी नहीं होता। क्या अब भी तुम इसका हुक्म मानोगे? काजी फाजिल की बातें सुनकर सिपाही पीछे हट जाते हैं और ये देखकर जौहर कहता है तुम लोग इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? गिरफ्तार करो इसे, ये गद्दार है। तो काजी फाजिल कहते हैं मैं गद्दार नहीं बल्कि काजी फाजिल हूँ और अब मुड़कर मैं खलीफा हजरत के महल की तरफ जाऊंगा। अगर तुम लोगों में ज़मीर और हिम्मत है तो आओ और मुझे ले जाओ मिस्र के बेटो। ये कहकर काजी फाजिल वहां से चले जाते हैं और सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें म्यान में वापस डाल लेते हैं, जिस पर जौहर गुस्से में सिपाहियों को कहता है कि मैं तुमसे इस सब का हिसाब लूंगा। सिपाहियों,
वहीं हम देखते हैं कि शम्सा मैला से कहती है कि मुझे वो इत्र इतना पसंद आया कि मैं यहाँ पर एक और इत्र लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर मैला आगे बढ़ती है और इसी लम्हे उसके दिमाग में वो ख्याल आता है जब पहले शम्सा इत्र लेने के लिए आई थी और उसने अपना हाथ शम्सा को इत्र देने के लिए बढ़ाया था। ये सब कुछ सोचकर फौरी तौर से मैला शम्सा को इत्र देती है और शम्सा चली जाती है, जिसके बाद मैला गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे इस सब का हिसाब लूंगी लड़की, जब सलाहुद्दीन मरेगा, जब इसकी लाश की बदबू कायरा में फैल जाएगी, इस दिन तुम और मैं फिर मिलेंगे। शम्सा फिर वो जमशेद को कहती है कि मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात के वक्त बहरी जहाज में मौजूद ऐसे सलाहुद्दीन से कहते हैं कि मेरे अमीर वो हमें अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं इन्हें जमीन पर देखने दो, क्या कोई ऐसा है जो जहाज़ों की तलाशी लेने के लिए आया हो। तो एसिस कहते हैं बंदरगाह पर सिर्फ हमारा ही जहाज इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि आसपास और भी बहुत से जहाज हैं, हमें जल्द ही निकलना होगा यहाँ से। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं इसके लिए हमें मालूमात चाहिए। फिर एसिस पूछते हैं अमीर उसने कुछ बताया? तो सलाहुद्दीन कहते हैं अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ शम्सा सुबह होते ही लैला और गुलजारा को लेकर काजी फाजिल की बताई हुई जगह पर चल पड़ती है। जमशेद भी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चातलियोन कायरा में दाखिल होता है तो उन्हें देखकर ताजिर कहता है कि शहवार ने भी डरगाम की तरह ही इन काफरों को इस सरजमीन पर कदम रखने की इजाजत दे दी है, अल्लाह ही हम पर रहम करे। वहीं चातलियोन आगे बढ़ते हुए कहता है कि कायरा में मुसलमानों की बदबू आ रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं कि शम्सा चातलियोन को देखकर फौरी तौर से छुप जाती है और फिर कहती है कि कायरा में इतने ज्यादा टेम्पलर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ उर्फा सलाहुद्दीन के पास आता है और कहता है मेरे अमीर मैंने कप्तान से बात की है, आपके हुक्म के मुताबिक उसने जहाज के रवाना होने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। इसी लम्हे इदरीस वहाँ पर आकर कहता है मेरे अमीर शाम से खबर मिली है। इसके साथ ही सलाहुद्दीन खत पढ़ते हैं और कहते हैं कि फौज रवाना हो चुकी है, अमीर शेर को और यारों की अपने सिपाहियों के साथ बाबैन के करीब जमा होंगे, कायरा जल्द ही जंगी सिपाहियों से भर जाएगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन के तमाम साथी काफी खुश होते हैं। वहीं हम दूसरी जानिब देखते हैं जहां पर शहवार कहता है तो काजी फाजिल ने खलीफा के महल में पनाह ले रखी है और वो सोचता है कि वह उसे वहां से नहीं निकाल सकता। काजी फाजिल तुम बस अब मेरा इंतजार करो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर जौहर से शहवार पूछता है क्या एमलरक की जानिब से कोई खबर नहीं आई। इसी दौरान चातलियोन दरवाजा खोलकर महल में दाखिल होता है और कहता है शहवार क्या तुम हो? तो शहवार कहता है हाँ, और तुम कौन हो? तो चातलियोन कहता है मैं अजीम चातलियोन, यहाँ का रखवाला। फिर शहवार से वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ी दिखाते हुए पूछता है तो मुझे बताओ अमीर सलाहुद्दीन को आखिरी बार कहाँ देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खलील बालिन के पास आता है तो बालिन ने खाना नहीं खाया होता। ये देखकर खलील कहता है तुमने बिल्कुल नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं है? मगर बालिन कोई जवाब नहीं देता तो खलील खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सलाहुद्दीन वहाँ पर दाखिल होते हैं और बालिन कहता है तुम्हें अभी भी कोई रास्ता नहीं मिला ना, तुम यहाँ पर फंस गए हो। मेरे सिपाहियों का क्या होगा? तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने इनके साथ क्या किया है? तो सलाहुद्दीन कहते हैं तुम्हारे सिपाही मेरे पास हैं, अगर तुम मुझे मालूमात नहीं देते हो तो इनका अंजाम बुरा होगा। इस पर बालिन कहता है अगर उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो? इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं उन्हें तुम बचा सकते हो। तो बालिन कहता है बादशाह एमलरेक अपने लोगों की हिफाजत करेगा, वो मुझे और अपने सिपाहियों को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेगा। तो सलाहुद्दीन कहते हैं मुझे लगता था कि तुम एक ज़हीन आदमी हो, लेकिन तुम अपने किए पर पशेमान होगे। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।